नमस्कार दोस्तों, एडी स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सासू माँ का आत्मसम्मान। अरे तुमको तो पता है ना कि मैं कितना बीमार रहती हूँ। मैं पेट से हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है और कांताबाई भी 2 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ से चली गई है। अब मैं इतनी जल्दी नई नौकरानी कहाँ से लाऊं? तुम ही बताओ। तुम तो अपने बेटों के साथ विदेश में जाकर रह रही हो। आप ही बताओ, मेरा ख्याल कौन रखेगा? ममता ने अपनी माँ शारदा देवी से कहा। शारदा देवी ने कहा, बेटा चिंता क्यों करती है? नई नौकरानी ढूंढने की क्या ज़रूरत है? तेरी सासू माँ तो है ना, वो किस दिन काम आएंगी। भली चंगी और हठी कठी तो हैं समधन जी, और करेंगी क्यों नहीं। तू उन्हें दादी जो बनाने जा रही है। दादी बनने की खुशी में इतना तो कर ही सकती हैं ना तेरे लिए। जब तक ज़रूरत हो तब तक उनसे सारे काम करवाना, फिर उन्हें उनका घर दिखा देना। ममता अपनी माँ की बातें सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, ममता अपनी माँ से बोली। शाम को जब उसका पति घर पर आया तो उसने अपने पति से बात नहीं कर रही थी और मायूसी का मुखौटा लगाकर उसे चाय देने के लिए गई। अरे ममता, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं सोच रही थी कि आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए घर पर बुला लेते हैं। लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था तो माँ बाबूजी नाराज़ हो गए थे। पिछली बार जो हुआ था, कहीं उसकी वजह से माँ बाबूजी नहीं आए तो? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही वो दौड़े चले आएंगे। अजी सुनते हो, आज रोहित का फ़ोन आया था। ललिता जी ने चहकते हुए अपने पति राघव जी से कहा। राघव जी तो खुशी से झूमने लगे। अच्छा, इतने दिनों बाद? चलो जाने दो, कम से कम उसने याद तो किया। हमेशा कहता था ना, अरे आप लोग मज़े में तो हैं ना वहाँ। सच पूछो तो मतलब से ही फ़ोन आया था। दरअसल बात यह है कि बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने पास बुला रहा था। दोनों को बेटे से बात करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। राघव जी की खुशियाँ तो 7वें आसमान पर थीं, लेकिन अचानक ही ललिता जी गुमसुम सी हो गई। ललिता जी पिछली बार हुई घटना को भूल नहीं पाई थीं और याद करते हुए उदास हो गईं। दरअसल बात यह थी कि 1 वर्ष पहले ललिता जी और राघव जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। ललिता जी की बहू बहुत ही झगड़े करने वाली थी। ललिता जी की बहू ममता जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अपना सारा दिन इधर उधर बिताकर बिजी रहने का बहाना कर देती और सारा काम अपनी सासू माँ से ही करवाती थी। यह सब देखकर राघव जी को अच्छा नहीं लगता था, तो वह बहू से बोले, बहू तुम्हारी सासू माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी उम्र हो गई है, वह थोड़ा थक जाती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत काम तुम भी कर लिया करो। राघव जी के इतना कहने की देर ही थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। ललिता जी और राघव जी चुपचाप खड़े होकर अपमान सहन करते रहे और रोहित अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ना सका। फिर ललिता जी और राघव जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर को वापस चले गए। ललिता जी यह सब सोच ही रही थी कि तभी राघव जी बोल बैठे, अरे ललिता, तुम किस सोच में पड़ी हो? जल्दी से सामान पैक करो। राघव जी अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं, अरे ललिता, तुमको तो पता है रोहित की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद हमारे बेटे के घर पर
खुशियाँ आ रही हैं। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, रोहित आने ही वाला होगा। जी ठीक है, ललिता बोली। मैं ज़रा रीता को बोल कर आती हूँ कि हम दोनों कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर पर जा रहे हैं। दरअसल ललिता जी और राघव जी ने अपने घर के एक हिस्से को किराए पर दिया हुआ था, जहाँ रीता और सुभाष अपने बेटे भोलू के साथ बड़े प्यार से रहते थे। वह दोनों घर पर ही टिफ़िन सर्विस का काम करते थे। पास में ही एक कॉलेज था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में ललिता जी और रीता जी का आपस में अच्छा सा लगाव हो गया था। साथ में भोलू भी ललिता जी से अच्छी तरह घुल मिल गया था। ललिता जी भी भोलू को सगी दादी से भी ज़्यादा प्यार और मान देती थी। अरे रीता, ओ रीता, ललिता जी ने आवाज़ लगाई। जी माँ जी, रीता किचन से बाहर आते हुए बोली। अरे रीता, एक खुशखबरी है। मैं बहुत ही जल्दी दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू पेट से है। अरे वाह माँ जी, यह तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रीता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने के लिए बोला है और अभी तो सारी पैकिंग करनी पड़ी है। तुम अपनी टिफ़िन सर्विस का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। ललिता जी बोली। तो इतने में सुभाष की आवाज़ आई। रीता, मैं टिफ़िन का काम संभाल लूँगा, तुम जाओ, जल्दी जाओ, माँ जी की मदद करो। रीता ने ललिता जी की पैकिंग करने में पूरी मदद की और ललिता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए मेवे के लड्डू भी बनाए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफ़िन भी पैक करके दे दिया। फिर कुछ ही देर में रोहित वहां आ गया और अपने माँ बाबूजी को लेकर दोपहर की ट्रेन से जाने के लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन की शाम को रोहित, ललिता जी और राघव जी जब घर पहुंच गए तो जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर ललिता जी और राघव जी ने पिछले सारे मनमुटावों को भूलकर उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। ललिता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। सारे घर का काम जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, ललिता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ उसे व्यवस्थित कर दिया। रोज़ अपनी बहू को ताकती और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया करती थी। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री ही घुल गई हो। सारा दिन माँ जी, माँ जी, माँ जी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। फिर कुछ ही समय बाद ममता ने एक बच्ची को, प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जैसे उनके पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अजी सुनते हो, यह तो बिल्कुल मुझ पर गई है। ललिता जी पोती को देखते हुए बोले। जी जी नहीं, मेरी पोती के नए नक्श तो बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। अरे इसने तो मुझे गीला कर दिया। राघव जी बच्ची को ललिता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस रहे थे। बच्ची होने के बाद ललिता जी ने बहू की खूब सेवा की। ललिता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ़ ना हो यह सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती थी। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद भी ललिता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर दिया करती थी। राघव जी कामों में भी अपनी पत्नी का हाथ बटा दिया करते थे। धीरे धीरे बच्ची 2 महीने की हो गई। बच्चे के लाड दुलार में ललिता जी और राघव जी का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू ममता को बहुत खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद जब ममता की काम वाली बाई भी
अपने गांव से वापस लौट कर आई तो ललिता जी के लाख मना करने पर भी उसने उसे काम पर बुला लिया। एक दिन ललिता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, ममता को तो जैसे बहाना ही मिल गया अपनी सासू माँ को खरी खोटी सुनाने का। ममता और रोहित ने बच्ची की सारी जिम्मेदारी उस काम वाली बाई को दे दी, लेकिन ललिता जी का मोह तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसलिए ललिता जी बस कभी कभी बच्ची को उठा लिया करती थी। एक दिन जब बेटा बहू दोनों बाहर गए हुए थे तो बच्ची को काम वाली भाई को देकर गए थे। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। काम वाली उसे चुप नहीं करा सकी। ललिता जी से बच्ची का रोना देखा नहीं गया और आया की हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्ची कुछ ही देर में चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। मैडम जी, जब आप मुझे मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे यहाँ क्यों रखा? आपके सास ससुर तो मुझे बच्ची को छूने भी नहीं देते। अब मैं आपके घर पर काम नहीं करूँगी। फिर क्या, ममता और रोहित दोनों ललिता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। ललिता जी और राघव जी अपमान का घूंट पीकर तो रह गए। करें भी तो क्या करें, बच्ची के मोह ने उन दोनों को बांध लिए थे। इसलिए बेटा बहू का छोड़कर घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ललिता जी कमरे में जाकर रोने लगी और सोचने लगी, बहू तो पराए घर से आई थी लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो मुझे शर्म आती है उसे अपना बेटा भी कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन ललिता जी को काम करना पड़ता था। बच्ची को काम वाली बाई संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बतियाती रहती थी। यहाँ तक कि काम वाली बाई का खाना भी ललिता जी को ही बनाना पड़ता था और राघव जी अपनी पत्नी के यह हालात को देखकर मन ही मन बहुत घुटते रहते थे। एक दिन जब बहू ममता ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता बना देना और कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम भी कर देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर पर आईं तो पूरे आदर सम्मान के साथ ललिता जी ने अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए। उसके बाद रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। फिर अचानक उन्होंने जो सुना उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ममता की सहेलियां उससे बोली, ममता, तुझे काम वाली बाई तो बहुत ही अच्छी मिली हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। कितने तनख्वाह पर रखी हो? हमारे लिए भी ऐसी ही काम वाली बाई ढूंढ के ला दो। इतना सुनते ही ममता हंसने लगी। उसने इतना भी नहीं कहा कि यह नौकरानी नहीं बल्कि मेरी सासू माँ है। कुछ देर बाद ललिता जी रसोई से बाहर आई और सबके साथ बैठ गईं। बहू की सहेलियां कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी ललिता जी बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सासू माँ हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही आपको बता देती हूँ। सारी सहेलियाँ चौंक गईं और ममता को उल्टी सीधी बातें बोलने लगीं। ललिता जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए वीआईपी स्टेटस है, लेकिन अपने ही सास को नौकरानी बना देना कहाँ का स्टेटस है। बहू गुस्से से लाल पीली हो गई, लेकिन उस समय तो वह चुप रही। फिर अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उनका बेटा भी उन्हें नहीं समझ पाया था। वह बोला, माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? फिर क्या? राघव जी भी अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात?
तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी समझा जा रहा है और तुम्हें यह बात छोटी सी लग रही है। माफ़ करना बेटा, लेकिन आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब नहीं। अब हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते हैं। राघव जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करवाने लगे और बच्ची का मुंह दूर से ही देखकर घर से निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने से सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर अपने घर से उन्हें रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। राघव जी और ललिता जी अपने घर वापस लौट आए। राघव जी के मन में रह कर एक ही प्रश्न परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तब उनके बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया है। वह कैसे गुजारा करेंगे? महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो नहीं था। सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण और उसकी पढ़ाई में खर्च कर दी थी। राघव जी को मन ही मन में यह बात कचोट रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई तो तुरंत भोलू बाहर आ गया। देखते ही भोलू ने चिल्लाया, अरे दादा दादी, आप आ गए? आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? भोलू की आवाज़ सुनकर रीता भी बाहर आ गई। उन्हें देखकर रीता के चेहरे पर खुशी और हारने के मिश्रित भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ बाबूजी तो 6 महीने के लिए अपने घर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वो भी सारा सामान लेकर। फिर वह उनके चेहरे के भाव को देखकर सारा मामला समझ गई। माँ बाबूजी, हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। रीता की बातें सुनकर राघव और ललिता जी की आंखें नम हो गईं। राघव जी के दिमाग में रह कर अपने बहू बेटे की बातें गूंज रही थी। जैसे ही वह अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। ललिता जी जोर से चिल्लाई। ललिता जी की आवाज़ सुनकर रीता और सुभाष भी आ गए, लेकिन तब तक राघव जी निष्प्राण हो चुके थे। ललिता जी पर तो जैसे दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। रीता और सुभाष ने उन्हें जैसे तैसे करके संभाला। बहू बेटे को खबर दिए तो दोनों ने अंतिम संस्कार की क्रियाक्रम को निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल पूछने को भी उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन रीता और सुभाष ने उन्हें हर कदम पर अपना सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ललिता जी की हालत भी असामान्य होने लगी। एक दिन रीता और सुभाष का बेटा भोलू बहुत बीमार पड़ गया, तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ललिता जी को तो वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक था, तो रीता की अनुपस्थिति में ललिता जी ने टिफ़िन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और कॉलेज की लड़कियों तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। उसी समय ललिता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार रीता और सुभाष ने अपना खुद का नया मकान खरीद लिया है और वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद वह माँ जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। यह बात जानकर ललिता जी विभोर हो गईं। फिर अपने आप को संभालते हुए रीता के पास गईं और उसे गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों के बिना ना रह सकूं। ललिता जी ने रीता को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें उनके नए घर में जाने को कहा। साथ में खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। ललिता जी ने भारी मन से उन्हें विदा कर दिया। अब ललिता जी भी बिल्कुल अकेली हो गई थीं और साथ ही किराए से होने वाली कमाई भी बंद हो गई थी। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूँगी?
आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, यह सब सोचकर उनका दिल बैठा ही जा रहा था कि इतने में ही देखा कि कॉलेज की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। ललिता जी के पास आकर टिफ़िन सर्विस के लिए आग्रह करने लगीं। आंटी, आपके हाथ का खाना बना बहुत लाजवाब था, प्लीज़ आप टिफ़िन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर ललिता कुछ सोच में पड़ गईं। अंदर जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोलीं, जी, इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। रीता और सुभाष का घर कुछ ही दूरी पर था, तो रीता को फ़ोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफ़िन सर्विस शुरू करने में उनकी मदद मांगी। रीता की मदद से ललिता जी ने अपना काम शुरू कर दिया। भाग दौड़ का काम करने के लिए ललिता जी ने 2 लड़कियां भी रख ली। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कॉलेज की कुछ लड़कियां ललिता जी के घर किराए पर भी रहने लगीं। अब ललिता जी का अकेलापन भी बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने ललिता जी के खाने की तारीफ़ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो वायरल हो गई और ललिता जी के बने खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कांटो तो खून नहीं। तुरंत रोहित को दिखाते हुए बोली, देखो, तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरी देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी वो। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, वो कितना सारा पैसा कमा रही हैं, तो क्यों ना हम उन्हें के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, तो मन को भी अकेलापन लगता होगा ना। यह सब देखकर रोहित की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पत्नी का कहना मानकर रोहित ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ ललिता जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। सारी तरफ मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप में दोनों को बहुत ही तुच्छ महसूस कर रहे थे। ललिता जी ने उन्हें देखकर नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रहीं। जब भीड़ कम हुई तो बहू बेटा दोनों ललिता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। ललिता जी ने उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद दे दिया। अपनी पोती का नज़र उतारने लगी और फिर अपने काम में लग गई। इतने में रोहित ने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। ललिता जी ने उन्हें आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस बुढ़ापे में इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, नौकरानी बनकर नहीं। मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। अब ये सब लोग ही मेरे परिवार हैं, लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी तो कुछ हक है। बहू ममता ने कहा, हक तो तुम लोगों का उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे और अपने बाबूजी को घर से बेइज्जत कर निकाल दिया था। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खा कर जाना, रास्ते के लिए भी टिफ़िन पैक करवा देती हूँ। उसके बाद अपने काम में मस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, सासू माँ की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।